रोहतक क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुनेश्वर यादव ने रविवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि जो चुनावी माहौल मैं अगर जीत के जाऊंगा तो सबसे पहले जो स्नातक शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना हमारी प्राथमिकता होगी। वहीं 10-20 को सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होना है। मैं अपने पूरे मिथिलांचल खास करके दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के छात्र, नौजवान और जो बेरोजगार युवक हैं, जो शिक्षक और कर्मचारी, उनसे मेरी करवत प्रार्थना है कि वे अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें ताकि सूबे बिहार में होने वाले जो परिवर्तन है उसको एक नई दिशा दी जाए, नई सोच, एक नई दृष्टि, एक नया दर्शन, और इस सूबे बिहार में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है उसमें गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन हो, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसी रुपये को आज हमने पत्रकार बंधुओं से कुछ मिनटों के लिए वार्ता की और मुझे लगता है कि यह यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के शिक्षकों के लिए और कर्मचारी के लिए, साथ ही शिक्षा नीति के लिए एक कारगर कदम साबित होगा। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह के वातावरण में ये चुनाव हो रहे बिहार के लिए और बिहार में रहने वाले छात्रों और नौजवानों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से बेरोजगार युवक या तो शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए बिहार छोड़ने के लिए अभिशप्त है। मुझे लगता है कि इस पर सूबे बिहार के सभी सुधीजनों, सभी पढ़े लिखे, सभी अभिभावकों, शिक्षक और कर्मचारी, साथ ही राजनेताओं को भी, प्रशासन में लगे हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी विचार करना चाहिए। क्या हम बिहार को लिवेबल और लवेबल बना सकते हैं या नहीं बना सकते? सूबे बिहार की तस्वीर बदल सकती है या नहीं बदल सकती है? मुझे कतई कोई संदेह नहीं है तथा यहाँ के किसी भी नागरिक को कोई संदेह नहीं है कि पिछले 30 वर्षों से यहाँ तथा कथित सामाजिक न्याय की सरकार है, लेकिन औद्योगिकरण के नाम पर शून्यता है, रिक्तता है, और अगर औद्योगिकरण नहीं होता है तो कृषि व्यवस्था वैसे ही दम तोड़ती रही है और वहाँ रोजगार के अवसर नहीं है। हमारे छात्र और नौजवान बाहर पलायन करने को अभिशप्त है। शिक्षा व्यवस्था भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान बाहर दिल्ली विश्वविद्यालय या कई अन्य जगह, हैदराबाद, बेंगलोर जाते हैं। इसका बोझ हमारे अभिभावकों को उठाना पड़ता है। ये तो उन खुशनसीब लोगों के लिए है जो थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्न है। वो ऐसे लोग जैसे किसान, सीमांत किसान, मजदूर या फिर कर्मचारी या निम्न वेतन भोगी लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 70 वर्षों के बाद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हम सफल नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं शिक्षा और शिक्षकों और छात्रों की बात करता रहा हूँ। हमारे पास हजारों हजार युवक आते हैं। वे कहते हैं कि किसी प्रकार की रोजी और रोटी की व्यवस्था हो जाए। अगर रोटी नहीं है तो फिर चांद पर हिंदुस्तान चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान तभी आबाद होगा, तभी जिंदाबाद होगा जब यहाँ का एक एक छात्र और नौजवान उसकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से, उसकी जो कार्यकुशलता है उसके आधार पर इसका आकलन करना। वाकई हमारे कितने PhD होल्डर हैं, यह आंकड़ा हमारे पास नहीं है। इसी तरह जब कभी यहाँ पर एक तो पद ही बहुत कम है और जब कभी पद या रिक्ति आती है उसमें उनका नियोजन होता है, उनकी नियुक्ति की जाती है रिक्ति के आधार पर, तो हमारे स्थानीय युवकों के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए, जैसे दूसरे राज्यों में है, चाहे 60% हो, 70%। इससे उनकी गुणवत्ता पर भी कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय मानक के आधार पर एक कह दिया गया कि नेट और JRF जो हैं या PhD होल्डर है, वह इसमें उनकी जो योग्यता है उसी के आधार पर उसका निर्धारण होता है। मुझे लगता है कि इससे पहले 96 में जब नियुक्ति हुई थी
तो स्थानीय स्तर पर भी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट किया गया था। इन बच्चों को हमने तैयार किया है, इन पौधों को हमने तैयार किया है। अगर हमारे बच्चे या पौधा मुरझाता है, अगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती है, तो इसके लिए हम अभिभावक, हम प्राध्यापक जिम्मेवार हैं। हमने बनाया है इस स्नातकों को, और इनके लिए रोजगार देना भी हमारा दायित्व बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए, जिस पर मुद्दे नहीं उठे। इसी तरह से आप देखेंगे जो नियोजित शिक्षक है उसे 30,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह किसी शहर में रहता है तो 10,000 रुपया उनका आवासीय किराया लग जाता है। अगर उसके दूर दराज में पोस्टिंग होती है तो 10,000 जाने आने में खर्चा हो जाता है। उसके वृद्ध माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो यह कहीं भी मानवीय नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए मैं यह भी चाहूंगा कि एक सर्वदलीय बैठक, और जो लोग फी दे सकते हैं, जो शुल्क दे सकते हैं, हमारे भी समाज में कुछ धनाढ्य हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, मैं उसके पक्ष में नहीं, खैरात बांटने के पक्ष में नहीं। एक लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि जो समृद्धशाली है, जो संपन्न है, वह विपन्न के लिए भी कोई प्रावधान करे।